नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के लिए कथा संग्रह में। कहानी है हमारी सत्यनारायण की रेत की कोख में, जो कि हालांकि ये जो सत्यनारायण है राजस्थान के ही कहानीकार हैं, तो इनकी रेत की कोख कहानी है वो इनकी प्रतिनिधि कहानी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि रेगिस्तान में किस प्रकार से कठोर जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार से वो अकाल का ग्रास बन जाते हैं। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम सत्यनारायण जी का जीवन परिचय थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म 1954। सत्यनारायण राजस्थान के उन विरल गद्यकारों की प्रथम पंक्ति के रचनाकार हैं जिनके कथा साहित्य में क्या है, आंचलिकता मिलती है, जन जीवन के संवेदनशील अभिव्यक्ति है। इनके गद्य लेखन की सरसता एक ऐसी फुहार का अनुभव है जिसमें सत्य स्नात होकर एक पाठक तरोताजा हो जाता है। यायावर की डायरी इनके लिखे चर्चित कॉलम का पाठक बेसब्री से इंतजार करते हैं। अभावग्रस्त जीवन से गरिमा में जीवन की सार्थक यात्रा के राही सत्यनारायण ने संघर्ष से अपने जीवन चमक ही नहीं बल्कि अपनी तरह की खुशबू से व्यंजित किया है। स्नेह से प्रेमिल धागे से बुना उनका साहित्य एक अनूठी कहन के लिए विख्यात है। सत्यनारायण का लेखन राजस्थान का आंचलिक जीवन की लोक यात्रा भी है, यानी कि बिल्कुल ठेठ आंचलिकता को लेकर इन्होंने लिखा है। इसकी जो कहानी पढ़ रही है आज हम रेत की कोख में कहानी को सत्यनारायण की प्रतिनिधि कहानियों के रूप में जाना जाता है। रेगिस्तान जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में वे जीवन का उत्सव एवं उल्लास ढूंढने का जतन करते हैं। कहानी में आया दर्द, मौन, वेदना इसी को बेजोड़ बना देते हैं। तो ये कहानी यानी कि इस परिवेश को ध्यान में रखकर बहुत ही आंचलिक कहानी कह ले, आंचलिक नहीं, आंचलिक शब्दों का प्रयोग हालांकि नहीं हुआ, लेकिन मार्मिक चित्रण जरूर प्रस्तुत करती है ये कहानी। रेत की कोख कहानी को शुरू करते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो एक व्यक्ति है वो गांव से बाहर जाता है। एक व्यक्ति पढ़ लिख कर, यानी कि वो दो भाई हैं, उनके माता पिता हैं और वो पढ़ लिख कर रेगिस्तान से वैसे इस कहानी को थोड़ा पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि वो पुष्कर के आसपास के क्षेत्र में, अजमेर के आसपास के क्षेत्र में, यानी कि वहाँ पर चला जाता है और शहरी जीवन में रस बस जाता है। 5 साल तक वो लेखक नहीं है, नायक है जो, वो अपने घर नहीं आता। बहुत बार सोचता है कि घर जाऊं, चिट्ठी लिखूं, लेकिन 5 सालों में उसकी एक माँ की चिट्ठी उससे मिलती है उस नायक को, और लिखती है कि वो आखिरी बार उसको देखना चाहती हैं। फिर उसको लगता है कि माँ मृत्यु अवस्था को बिल्कुल प्राप्त होने जा रही है। तब वहाँ जाता है। एक दिन के लिए वो थोड़ा असहज महसूस करता है और उनकी माँ की मृत्यु हो जाता है। वो 1-2 दिन रहता है, अपने भाई को देखता है, उनकी भेड़ें मर जाती हैं गर्मी अकाल के कारण, और अपने भाई को रोता हुआ देखता है। एक बार की उसको लगता है कि अपने भाई को साथ ले जाऊं, क्योंकि इसकी पिता भी नहीं है, माता भी नहीं है, तो भाई यहाँ पर अकेला रह गया। फिर वो नहीं ले जाना चाहता, ना जाने इसमें क्या उसकी मार्मिक वेदना उसमें दिखाई गई है। तो 1-2 दिन पहले ही चलने का मानस बना लेता है। हालांकि उसके भाई को और जो है सदस्य, उनको लगता है कि ये इसको, अपने भाई को शहर साथ नहीं ले जाना चाहता। तो अपने भाई को कहता है कि क्यों ना, उसका जो भाई है गांव में रहता है, वो उसको समझाता है इस बात को कि चलो कोई बात नहीं, जाओ आप अपनी जगह पे जहाँ पे रहना चाहते हो, लेकिन इस मिट्टी को मत भूलना आप। फिर वो थोड़ी बात उसको कुचोटती है। ले जाते जाते फिर उसका भाई कहता है कि तुम तो शहर जा ही रहे हो, तो ऐसे करना कि माँ की जो अस्थियां हैं उसको भी साथ ले जाना। माँ की जो अस्थियां हैं, जिसको हम फूल कहते हैं, फूल तैरा के आते हैं, गंगा में जाते हैं, कुछ लोग पुष्कर में इसका विसर्जन करते हैं, तो वो उनको दे देता है। तो वो फिर एक लगता है कि एक कहीं ना कहीं उसको एक मतलब खींच रही है, वो मिट्टी है जो उसकी, यही इसमें वेदना है। वैसे कोई स्टोरी का इसका भाव नहीं बनता। ये लू और धूप से झुलसे दिन, खाली और उजाड़ सीजे हुए दिन, गहरे सन्नाटे और किरकिर में डूबे उस गांव में कुछ नहीं है सिवाय रेत और खाली पेड़ों के, खाली पड़े खेतों के। पिछले 10-12 सालों में
अपनी पहचान खोते चेहरों के मैं घरों में उतरते लेवड़े और 2-4 बूढ़े दरख्तों के संग शिनाख्त कर रहा था कि लेवड़े यानी कि जो पुराने घर हो जाते हैं मिट्टी के, तो वो बड़े बड़े उनसे लिपा पोती करते हैं तो वो गिरते रहते हैं, उनके अलावा ऐसे नहीं लगता कि गांव में कुछ है। इसी बीच मेरी अपनी शक्ल भी किसी पुरानी खाई हवेली की दीवार फोड़कर उगे बढ़ सी हो गई है। फिर भी अपनी धरती ने मुझे कंकड़ में घुसते ही अपना अंग बना लिया कि लगता है कि मेरा गांव आ गया है, ऐसा उसको महसूस होता है। समूचे गर्भ गुमान के साथ अपनेपन कल्ले फोड़ते हुए इनकी बड़ी खुशी से अपने गांव में वो जाता है। मेरी तमाम नसें हैं वो तड़क हुई, जरा सी छुआ कि वे फूट पड़ेंगी, इतना खुशी से इतनी नसें यानी कि फूल गई हैं कि अपने गांव में जा रहा हूँ। एक अकाल में मैंने इस धरती पर आंखें खोली थी और दूसरे अकाल में मेरी आंखें सूख गई थी। तब भी मेरे पास कोई शब्द नहीं थे सिवाय चीख के, और अब भी एक सूखी हुई चीख मेरे पास है। यानी कि मेरा जब जन्म हुआ था तब भी मैंने यहाँ पर अकाल देखा था, अब भी दूसरा अकाल देखा था, बिल्कुल जहाँ पर हम भूख से तड़प गए थे, और आज ही मैं अकाल की ही बात कर रहा हूँ। वो शब्द हैं जो चीख हैं जिनके संग मैं आज लौटा हूँ। बार बार शब्दों को बहला रहा था कि मेरा विश्वसनीय साथ दें ताकि मैं अपनी माँ को समझा सकूं, भाई को विश्वास दिला सकूं कि मेरी अपनी शक्ल भी कहाँ साबुत बची है, कि मैं भी तो वैसा नहीं रहा। हम कहते हैं कि शहर में जाने से लोग बदल जाते हैं, वो कहता है कि सब कुछ बदल गया है, मैं भी तो बदल गया हूँ, जैसा मुझे भेजा गया था मैं भी वैसा नहीं रहा हूँ। फिर पिछले 5 सालों में लेखक कहता है कि कथानायक है कि मैंने कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी घर में, लेकिन हर बार सोचता हूँ कि मनी ऑर्डर के साथ कुछ लिखकर भेजूंगा, नहीं लिखा जाता। लेकिन माँ है वो बड़े भाई से किसी से पत्र लिखवाती है कि मुझे आखिरी बार मिलने की इच्छा उनकी है, तो मैं चला आता हूँ। मैंने भाई की जोहड़ सी आंखों में झांका, यानी कि वो वहाँ पहुँच जाता है। कुरला करे किसी अधमरे ढोर का मरा समझकर चील कांवले टूट पड़े। अचानक मैं भीतर बची हुई तमाम आशाओं को लेकर सचेत हो उठा। अब सिर्फ अपने ही अंधकार से लड़ता आया। कितने सारे लोग कितने सन्नाटे को तोड़ना चाहते हैं, पर दिन बे दिन खुद बिगड़ जाते हैं। माँ और भाई ने इस टूटने से पहले साबुत देखने के लिए लालसा मुझे, यानी कि पता ही था कि माँ के मरने के बाद भाई भाई नहीं रहेंगे, तो शायद माँ ने इसीलिए कि बिल्कुल एक देखना चाहती थी कि एक मेरा परिवार है, इसीलिए माँ ने मुझे बुलाया है। फिर वहाँ का चित्रण करते हैं कि रेत के सूखी खींच सन्नाटी सीटियाँ हैं, बिल्कुल आवाज़ें जिसमें आती हैं। खेजड़े के दरख्त ऐसे लगते हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं। वहाँ पर कुछ भी नहीं है भूतेली चुप्पी के अलावा, ऐसा लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बगल में एक चुप्पी तोड़ती हुई तेज ध्वनि सुनाई देती है, तो वो अचानक घूम कर देखते हैं कि बीचों बीच एक रेवड़ यानी कि भेड़ बकरियों का एक समूह होता है, उसमें से भाई सुबक रहा था। कुछ भेड़ें अकाल के कारण दम तोड़ चुकी थी और कुछ हाँफ रही थी मरने के लिए, और उसकी गर्दन थामे रेत में सन भाई भी भेड़ की तरह ही रो रहे थे, क्योंकि भेड़ें रो रही थी अकाल की और भूख के कारण, और साथ ही मेरा भाई भी रो रहा था। और एक अजीब सी खुशबू उसको चारों ओर दिखाई दे रही थी। समूचे जीवों को अपने में लपेटे हुए भाई संग में सब कुछ उलट फेर कर हौसला रखता हूँ। मतलब वही भाई है, यानी कि सारे दुख सुख जिसके साथ बांटता था, छोटा था, लेकिन आज वो फूट फूट कर रो रहा था, और मैं उसको देख के तड़प उठा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। मन में हालांकि दुख के बहुत से गुब्बारे फूल रहे थे। असहाय सा मैं अपने ही कदमों पर लौटने लगा। पहली बार शहर जाते समय मैं माँ से लिपटकर खूब रोया था। कथानायक कहता है कि जब मैं गया था बहुत रोया था। मैं नहीं जानता था कि वह रोना आज के लिए है, कि मैं आज ऐसा होकर लौटूंगा और माँ के अंतिम दर्शन के लिए आऊँगा। तब से एक कमेडी मेरे पाँव में आकर गिरी। मैं फिर एक दुख से घिर गया। एक आवारा दुख से जन्म से पीछा कर रही थी। मैं उसके घर फेफड़े दिया गया था। 10-20 घर ऊँग रहे थे, वहाँ पर थोड़े ही घर रहे थे, क्योंकि वो अकाल के कारण लोग मर भी चुके थे और गांव छोड़ देते हैं। बरसों से ही एक पखवाड़े पने उबल बने थे, शायद इसलिए उस पावस होते ही एक एक करके जड़ें ढीली होती जा रही थी। मैं भौचक सा सरसाम की हालत में उनको खांचे में फिट करता रहता था। वह रह कर मेरी पकड़ से छूट रही थी।
फिर वहाँ बिल्कुल सपने में जैसे डायन डराती है वैसे डरावनी, मतलब रात डायन सी रात जागते में डरा रही थी। माँ की कराहट रह रहकर बढ़ रही थी, बहुत ही माँ है वो दर्द से कहरा रही थी। अपने दांतरे फोड़ने लगता है। उस छोरी का क्या हुआ जिसकी हंसी आज मेरे भीतर फांस की तरह अटकी हुई है? मैं माँ से पूछना चाहता हूँ। कांटेदार डालों पर अटक समय की वह हरा गुच्छा मेरे भीतर हरिया गया। अपनी दोनों बाहें फैलाकर मैं उसके हाथ में भर लेता हूँ। सांसों की गलियारी में फुदकती उस छोरी की गंध मेरे भीतर भरने लगी थी। समूचे शरीर में सुख की खंजड़ी बढ़ने उठी। मुझे चैन की नींद आ जाएगी, यह खंजड़ी रात भर बजती रहेगी, ऐसी ध्वनियाँ वहाँ पर आ रही थी। और थोड़ी देर बाद मैं हड़बड़ाकर रोने लगा। मेरे होठ छटपटाने लगे क्योंकि वो हालत ही अकाल के कारण ऐसी दिखाई दे रही थी। फिर अचानक से माँ हड़बड़ाकर उठ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ छुटके को, जरा देखना। बड़े भाई को कहती है तो वह खुद रोने लगती है। कहती है कि देखो छुटके को क्या हुआ है। जरूर कोई छाया डोल रही है जो एक दिन सबका भक्षण कर लेगी, सबको खा जाएगी। एक एक मिनट करके समूचे मिनट यानी कि समूचे मनुष्यों को ये खा जाएगी है। दूर कोई डराना पक्षी बिल्कुल हू हू की आवाज़ वहाँ पर आ रही थी। अचानक से माँ बिल्कुल मरणावस्था पे है, लेकिन फिर भी वो हड़बड़ाकर उठती है एक बार के लिए। अंधेरे की गाड़ी काली दीवार को तोड़कर हम तीनों की सांसें आपस में टकरा गई। मेरी कनपट्टियों पर जब मैं आया लगातार बोल रही थी, एक दुख अनंत उसको हो रहा था। फिर माँ अचानक से खड़ी होती है, जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन माँ का जो माता है अचानक भाई की गोद में ही लुढ़क जाता है। फिर जोर से वो भाई चिल्लाता है कि माँ जा रही है। छुटके अपने भाई को बुलाता है कि जल्दी से आ, कि माँ की मृत्यु जैसे हो रही है। तो बिल्कुल असहाय होकर वो माँ उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वैद्य जी को बुलाकर लाते हैं, लेकिन सबसे कुछ नहीं होता। अंत में क्या है, कोई फायदा नहीं होता। माँ लुढ़क जाती है और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जब शमशान से लौटते हैं तो बहुत ही भयंकर वहाँ की लू चल रही थी, बहुत ही गर्म। और गुवाड़ी यानी कि बहुत बीच का गाँव का खाली स्थान होता है, उसको कहते हैं गुवाड़ी के बीचों बीच खड़ा मैं देर तक जायजा लेता रहा कि गाँव कैसा है, क्या करना चाहिए मुझे, क्या भाई अकेला है, माँ पिता है नहीं, इस घर का क्या होगा। सारी साए आंखों में ठहर रही थी। मुझे अपना होना फिजूल और बेमतलब सा लगा। फिर वो सोचता है कि अब हमें गांव छोड़ देना चाहिए। यह भाई थे उदासी में डूबे हुए। एक अजनबी की हैसियत से मैंने उनकी तरफ देखा और करुणा के हकदार लगे। तपते धोरों के बीच टपकते मारते हुए अकेले गुरबेले से और मतलब ऐसी यातना कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, इस गांव को छोड़ देना चाहिए। एक तरफ उसका जो कथानायक का मानस कहता है कि अपने भाइयों को भी मैं साथ ले जाना चाहिए। फिर क्यों, अपने या जाने के करीब कातरते होते हुए मैंने पूछा, पता नहीं क्यों, पर अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। गौर से मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। माँ की चिता की अगन उनकी आंखों में तप रही थी। उनकी एक लपट अभी भी हम दोनों के बीच में से तैर गई। पिछले तीन चार दिन से मुझे बराबर लग रहा था कि सब कुछ पहले से ही तय होता है, एक साजिश के तहत होता है, चाहे गांव हो या शहर हो। इसी साजिश के तहत सारे तमाम लोग हैं वो मर जाते हैं, और मैं शहर में मर रहा हूँ, ये गांव में मर रहे हैं। यानी कि सब कुछ तय होता है, गांव के लोग मरते हैं शहर में, लेकिन जिंदा कोई नहीं रहता। ये ईश्वर की एक विधाता का ये नियम है। मेरे पास भैया को कहने के लिए कुछ नहीं था। वे सोचते होंगे कि शहर की भागम भाग के बीच में आदमी फालतू कुछ नहीं सोचता, जबकि यहाँ रेत से जूझता आदमी रेत होता जा रहा है। लेकिन यह भैया नहीं जानते कि शहर में एक साथ जिंदगी जीते चले जाना, जिंदा सांसों के बीच सिर्फ शरीर के लिए शरीर बनकर जीते चले जाना, बिना किसी संबंधों के बेहद मतलबी और खुदगर्ज जिंदगी यहाँ पर शहर में जीते हैं। रोजमर्रा के साधारण रिश्तों की खातिर न जाने कितनी बार यहाँ पर मरते हैं, इसमें ये दिखाया गया है। भैया के प्रति मैं अतिरिक्त सहानुभूति से भर उठा था। अपनी घोर दरिद्रता पर भी मुझे क्रोध आता है कि ये इतने दरिद्र नहीं है जितना कि मैं सोचता हूँ।
फिर रेत के इस अनंत फैलाव में और कुछ क्या था, भीतर की एक चीज जिस पर लगातार बनी हुई थी, माँ और पिता से भी यह नहीं चुका सकता। फिर पता नहीं भाई को मेरे साथ शहर जाने की इच्छा की घबराहट थी। भाई का उदास चेहरा देखकर उसको लगता है कि या तो अपने भाई के साथ शहर जाने से उसको घबराहट थी, या माँ बाप की मृत्यु की उसको घबराहट थी, या फिर भूख से मर जाने का अफसोस था माता पिता के। फिर कथानायक कहता है कि इस बात से मेरा जी है वो घबराने लग जाता है। अगले ही दिन वो सोचता है कि इन घबराहट को देख के वो निर्णय करता है कथानायक कि मुझे भी अगले दिन चला जाना चाहिए। फिर इस दृश्य की 1-2 दिन पहले ही जा रहा है, तो उनको भी समझते हुए देर नहीं लगी कि एक दिन पहले ले जाने का मतलब है कि अपने भाई को शहर साथ नहीं ले जाना चाहता। इस बात से कथानायक स्वयं भी भांप जाता है और वो भी भांप जाते हैं। भाई फिर कहता है कि कब जाओ, फिर जा रहे हो तो फिर आओगे नहीं, आज के बाद कभी नहीं आओगे। फिर वो सोचता यहाँ रखा भी क्या है, सब कुछ तो भक्षण कर लिया, सब मनुष्य यहाँ पे जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्यों आऊँगा, सोचता है। लेकिन इसके लिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। लेकिन फिर उसका भाई समझाता है कि जैसे तुम समझो जाओ, लेकिन इस मुल्क की माटी को मत भूलना। माँ काकू तो नहीं है तो क्या हुआ, माटी तो है जहाँ पर उन्होंने सांसें ली थी, सांसें खोई हैं, वो तो यहाँ पर है, उसको ध्यान में रखना तुम। बहुत देर बाद उनके बोल फूटे और सांसें लेकर वो लंबी सांसें लेकर वो खामोश हो जाते हैं और पीड़ा बसाती धूप उनके चेहरे पर आकर बैठ गई और मैं भी ठहर गया और छाया मुझ पर भी डोलने लग गई। फिर उनको जाने की वो तैयारी करते हैं। रेत के टीलों पर सूखी जड़ों वाले दरख्त खड़े थे। भाई दोनों के बीच पसली चुप्पी को तोड़ते हुए उन्होंने क्या कहा अपने छोटे भाई से, जा रहे हो तो माँ के फूल भी लेते जाना साथ में और उनको पुष्कर में ठंडे कर देना। आज किया भी है। एक जलती सांस ने उनमें जबरदस्ती शब्दों में दबोच कर मेरी ओर फेंका। मुझे लगा एक भाई की दुखों की गांठें मेरी तरफ सरका रहे हैं। एक मन में हिचकिचाहट हुई। लाइए अपनी आवाज बोधी और पोली लग रही है, मुझे किसी दुर्बल पीड़ा की थरथराती हुई। कितना कष्टकारी होता है उस क्षण को जब आदमी को लगता है वह खुद अपनी गिरफ्त में छुटता जा रहा है, उसका अपना आपा लोप हो गया, अपने ही शरीर किसी दूसरे आदमी की तरह रह रहा है, एकदम बेपनाह सा उसको वो बात लगती है। माँ के फूल लेकर मैं लौटते हुए दहशत से भरा हुआ उलझा हुआ था। मुझे लगा कि मिट्टी का एक रिश्ता जो मुझे माँ ने दिया था, उस रिश्ते को भी मैं जैसे अब मैं तोड़ने जा रहा हूँ। मेरी अपनी ओल नाल को अपने हाथों से मैं खरोंच रहा हूँ। पुष्कर की जगह में फूलों के बड़े से रेतीले ढूंढ की कोख में अपने पंजों से एक गहरा खड्डा वो दिया है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि एक रिश्ता मुझे मिट्टी का रिश्ता लगा, मिट्टी की रेत की कोख में। रेत की समूची पवित्रता और परावणता मुझ में भरती चली गई। मुझे लगा मैं ठंडी पवित्र अपनापे से भरी इस रेत के भीतर चल रहा हूँ। माँ फिर उठेगी सर्दी के कल्ले फोड़कर। रेत के गर्म फफोलों को पाँव से फोड़ता मैं एक आश्वस्ति के साथ आगे बढ़ने लगा। तो वो गांव को छोड़ देता है इस प्रकार से। रेत की कोख अच्छी कहानी है, मार्मिक कहानी है। इसमें रेगिस्तान का मार्मिक, अकाल का, रेगिस्तान का, यहाँ की कठिनताएं हैं, जो दुर्गमताएं हैं, उसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस कहानी को समझना और जो कहानी का जो सार शुरू में दिया होता है उसको ध्यान में रखकर उसको एक बार पढ़ लोगे, कहानी अच्छे से समझ में आ जाती है। और अगर बड़ा प्रश्न आता है, छोटा आता है, सबसे छोटा 3 व्याख्या आती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।